ए के पार्टिकल्स की वजह से जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से, तो आप बोलोगे मैम ए के मोल फ्रैक्शन की वजह से, जितने भी ए के मोल फ्रैक्शन होंगे उसकी वजह से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मैम? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है, मान लो ए की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी, यानी कि टोटल जिसे आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप टोटल मोल्स रखते हो, दोनों चीज जो प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन में, एंड ऊपर आप उसके मोल फ्रैक्शन रखते हो जिसका आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स रखते हो जिसके आपके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। खैर, तो यहाँ पे आपने बोला कि अगर मैं इससे बोलूँ कि यार सुनो प्रेशर तो यहाँ पे सॉल्यूट का भी लग रहा है और सॉल्वेंट का भी लग रहा है और पार्शियल लग रहा है, हो सकता है किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम, पर लग तो दोनों का रहा है। अब अगर आप उसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है पी नॉट ऑफ ए या फिर पी नॉट ऑफ बी। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं विच ओबे राउल्ट्स लॉ, ऐसे सोल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ का कहना मानते हैं, यानी कि राउल्ट्स लॉ जो आपको बता रहा है वो ओबे करते हैं। यानी कि अगर मैं इसका डेल्टा एच मिक्सिंग हीट मिक्सिंग निकालूं तो वो जीरो के बराबर आ रही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। डेल्टा मतलब बेटा चेंज है ना, तो चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा, आप एच नहीं बोल सकते मैम हीट मिक्सिंग जीरो है हर बार, नहीं, चेंज इन हीट मिक्सिंग जो आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जो आ रहा है वो भी जीरो के बराबर आएगा, है ना। डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो भी जीरो के बराबर आएगा। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड मैं आज की एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ एंड साथ ही साथ हम जानेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके ग्राफ। एंड ये जो सीरीज में आप आए हो आपको पता है इसका एक रूल है कि यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन करके जाना है, ये जो आखिरी क्वेश्चन मैं दूंगी वो आपको करके ही जाना है, यानी कि बीच में वीडियो को एंड नहीं करना है, हमें वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एंड इस टॉपिक को मैं आपको बहुत परफेक्टली क्लियर कर दूंगी, तो बहुत ध्यान समझना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट और यू कैन से मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बस उसी को जानने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर सभी ने पढ़ा है। वेपर प्रेशर क्या होता है मैम? वेपर से लगने वाला प्रेशर। ठीक है, यस मैम। तो मान लो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अगर आपसे बोला कि बेटा यहाँ पे क्या प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैम दो चीजें प्रेजेंट होंगी। एक तो हमारे पास प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंड दूसरे हमारे पास प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यस मैम, एंड इनसे कुछ वेपर्स बनेगा, है ना, इनसे बनेगा कुछ वेपर्स। यस मैम, क्योंकि ये वॉलेटाइल मान लिए मैम ने, है ना, यानी कि ये वेपर्स बनाएंगे एंड क्योंकि हमने क्लोज कंटेनर लिया है तो इस वेपर से प्रेशर बन जाएगा। यस मैम, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा जियान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, सुना। तो मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से जोड़ा तो मुझे क्या मिला? सोल्यूशन मिल गया। यस मैम, दोनों वॉलेटाइल स्टेट में, आप एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल की भी कंडीशन मान सकते हो, जबकि रियलिटी में बताऊं तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल की कंडीशन ज्यादा मानी जाएगी, है ना, सॉल्यूट को जब आप नॉन वॉलेटाइल लेते हो। खैर, तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, पी नॉट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल से बन रहा है ना, पी नॉट, यानी कि जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो प्योर सॉल्वेंट ए का बन रहा है। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो केवल और केवल बी यानी कि बी के पार्टिकल्स का बन रहा है, तो ये प्योर सॉल्यूट बी का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बनता है पी ऑफ एस, जिसे आप बोलते हो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ये किससे मिलकर बना होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। सोचो ना, इसमें थोड़ा वेपर प्रेशर ए का होगा, मतलब ए के पार्टिकल्स की वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा और थोड़ा बी के पार्टिकल्स की वजह से वेपर प्रेशर होगा, है ना, यानी कि प्योर स्टेट में, यानी कि केवल और केवल ए के पार्टिकल्स का भी वेपर प्रेशर नहीं है और केवल बी के पार्टिकल्स का भी नहीं है, दोनों का मिला के है, यानी कि इन दोनों का प्योर पी नॉट ऑफ ए या पी नॉट ऑफ बी ना होते हुए पार्शियल यानी कि प्रेशर होगा पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। समझ में आया? ये बात बेसिक थी जो कि आपके नॉन वॉलेटाइल या वॉलेटाइल या बोल लो आपकी वेपर प्रेशर से रिलेटेड थी। खैर, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैम ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है और ये आपने क्यों समझाया, तो ये रिलेशन समझिएगा आप। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? किसी भी सोल्यूशन के लिए जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वापस से मैम, किसी भी सोल्यूशन के लिए जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। मतलब मैम, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं इस वाली कंडीशन में बोलूँ
कि बेटा इस वाली कंडीशन में आप मुझे बताइए कि जो P ऑफ A है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे A की वजह से, A के पार्टिकल्स की वजह से जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से, तो आप बोलोगे मैम A के मोल फ्रैक्शन की वजह से, जितने भी A के मोल फ्रैक्शन होंगे उसकी वजह से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मैम, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मान लो A की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ T, यानी कि टोटल जिसे आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ T, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो B का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप टोटल मोल्स रखते हो, दोनों चीज जो प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन में, एंड ऊपर आप उसके मोल फ्रैक्शन रखते हो जिसका आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स रखते हो जिसके आपके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। खैर, तो यहाँ पे आपने बोला कि अगर मैं इससे बोलूँ कि यार सुनो प्रेशर तो यहाँ पे सॉल्यूट का भी लग रहा है और सॉल्वेंट का भी लग रहा है और पार्शियल लग रहा है, हो सकता है किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम, पर लग तो दोनों का रहा है। यस मैम, तो मैंने आपसे बोला पार्शियल प्रेशर जो एक ए का है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ए की वजह से हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम क्योंकि उसकी मोल फ्रैक्शन है ना, उसके मोल फ्रैक्शन, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए के उतना ज्यादा ए का प्रेशर है ना। यस मैम, बी का भी कुछ हो सकता है इसी तरीके से। तो अगर मैंने आपसे बोल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बताइए, तो आप बोलोगे मैम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन बी के। यही है बेटा आपका राउल्स लॉ, यानी कि बी के हिसाब से क्या बोलोगे कि यार बी के जितने मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जैसे सपोज बी के 4 मोल्स है ना, और ए के 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल है मान लो, तो 4:1 का प्रोपोर्शन हो गया है ना, ये आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हो ना। तो आप बोलोगे कि यार जितने भी मोल फ्रैक्शन बी के है ना मैम, उसकी वजह से उसका प्रेशर है, एंड जितने मोल फ्रैक्शन ए के हैं उसकी वजह से उसके ए का प्रेशर है। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, या आप बोलो ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट का, है ना, जो वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जो सोल्यूशन में आ रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उस सोल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन नाउ फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर। अच्छा एक चीज और बता दूं, बोर्ड्स में इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी गई है, ठीक है, 1 मार्किंग में। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट, जितने भी उसके मोल फ्रैक्शन है उस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैम इसको सही से लिख दीजिए, तो हम बोलेंगे P ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हमें पता है बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का अगर मैं साइन हटा दूंगी तो एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट यहाँ पे आता है वो होता है P0 A जीटा A, ठीक है, और यही आपका फर्स्ट राउल्स लॉ का फॉर्मूला। फर्स्ट क्यों मैम, क्योंकि हम बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए ये चीज निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं P ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, so this implies that P of B is equals to P0 B zeta B, ठीक है। आप बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो आपको केवल 2 ही समझने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका राउल्स लॉ। वापस से लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अब अगर आप उसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है P0 ऑफ A या फिर P0 ऑफ B। अच्छा, हर एक का मीनिंग समझ लो क्या होता है। P ऑफ A होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। अब आप किसी को भी बेटा सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान लेना, डजंट मैटर, ठीक है। और P0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट, और P0 ऑफ B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, यू कैन से प्योर फॉर्म में सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है वो, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ A और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसे आप जीटा A और जीटा B या कई जगह काई A काई B भी बोलते हो, ठीक है। सो दिस इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ मेरे ख्याल समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना हर एक स्लाइड का। आगे बढ़ते हैं। अब राउल्स लॉ के बेसिस पे ना 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नाम से थोड़ा समझते हैं। आइडियल मतलब जो किसी का कहना माने, तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं विच ओबे राउल्स लॉ, ऐसे सोल्यूशंस जो राउल्स लॉ का कहना मानते हैं, यानी कि राउल्स लॉ जो आपको बता रहा है वो ओबे करते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आप बोलते हो आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है राउल्स लॉ को ओवर अ वाइड रेंज कंसंट्रेशन एंड इज टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आइडियल हम कब बोलेंगे, किस बेसिस पे बोलेंगे, वो बात मान रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला बेसिस होता है कि जो ए और बी है वो आइडियल सॉल्यूशन तब बनाते हैं जब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर हो एंड साथ ही साथ उनकी पोलैरिटी सिमिलर हो। जैसे अगर दोनों पोलर है या दोनों नॉन
नॉन पोलर है, तो इस तरीके से। तो पहली कंडीशन यही कहती है कि अगर टू लिक्विड्स है ए एंड बी तो वो आइडियल सोल्यूशन कब बनाएंगे, व्हेन दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। जब वो स्ट्रक्चर और पोलैरिटी में सिमिलर है तब वो क्या बनाएंगे मैम, तब वो बनाएंगे हमारे आइडियल सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर आप आइडियल सोल्यूशन की बात करते हो ना बेटा, तो अभी आपने ए और बी माना है ना, तो अगर ए के बीच के पार्टिकल्स का कुछ इंटरैक्शन हो रहा होगा, है ना। आप खुद से सोचो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए है तो इसमें ए के पार्टिकल्स बहुत सारे मिले होंगे, है ना, और बी में बी के पार्टिकल्स मिले होंगे, तो इनमें कुछ इंटरैक्शन हो रहा होगा, टकराव हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा, तभी तो वेपर्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं ना। यस मैम। तो हमने बोला कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो पता है क्या होता है, जो ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में इंडिविजुअली कोलिजन हो रहा था, या आप बोलो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन था इनके बीच का, एंड जो बी और बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इक्वल आ गया जब हमने ए और बी को मिलाया। यानी कि जब मैंने इसको मिला दिया तो ए के बीच में कुछ टकराव हो रहा था तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, है, या बोलो वेपर्स बन रहे थे। बी और बी में कुछ कोलिजन हो रहा था, या जैसे आप बोलते हो इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से मैम वेपर्स बन रहे थे, है ना। तो जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो जो ए और बी के पार्टिकल्स में अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखा गया कि इनके इंडिविजुअल के बराबर आ रहा है। तो ये कंडीशन होती है आइडियल सोल्यूशन की। सो इन एन आइडियल सोल्यूशन नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्सेस जो ए और बी के बीच में लग रहा होगा वो ए और बी के सिमिलर होगा, देयरफॉर सच लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज। यानी कि अगर मैं इसका डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट मिक्सिंग निकालूं तो वो जीरो के बराबर आ रही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। डेल्टा मतलब बेटा चेंज, है ना, तो चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। आप एच नहीं बोल सकते मैम हीट मिक्सिंग जीरो है हर बार, नहीं, चेंज इन हीट मिक्सिंग जो आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जो आ रहा है वो भी जीरो के बराबर आएगा, है ना। डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो भी जीरो के बराबर आएगा, एंड राउल्ट्स लॉ ये ओबे करेंगे। तो ये हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, एक साइड आप पूरे के पूरे मोल फ्रैक्शन ए के ले लोगे और दूसरी साइड सारे मोल फ्रैक्शन बी के ले लोगे। ये क्या मतलब है मैम, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आप जोड़ दोगे तो वो 1 के बराबर आता है। किसके इक्वल आता है, 1 के बराबर। तो मैंने क्या लिखा स्टार्टिंग में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, यानी कि बी का तो कोई मोल फ्रैक्शन ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमने ए के मोल फ्रैक्शन मान लिए सारे, और सेकंड टाइम हमने बी के सारे मोल फ्रैक्शन मान लिए, ठीक है। अब मैं ए से लेकर के जब बी की तरफ मूव कर रही हूँ, यहाँ पे सारे मोल फ्रैक्शन ए के हैं, दूसरी साइड सारे मोल फ्रैक्शन बी के हैं। देखो अगर आप आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ समझोगे ना तो नॉन आइडियल बहुत आसान होता है, मतलब आपको दोबारा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ए के मोल फ्रैक्शन से हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं जहां सारे के सारे बी के मोल फ्रैक्शन है, तो ये मैंने मूव किया एंड मैं पहुंच गई पी नॉट ऑफ बी के पास। पी नॉट ऑफ बी का मतलब क्या होता है मैम, जहां सारे के सारे बी के मोल फ्रैक्शन है तो उसकी वजह से प्रेशर भी पूरा प्योर बी की वजह से बन रहा होगा। यस मैम। और यहाँ पे सारे के सारे मोल फ्रैक्शन बी के थे और मैं मूव कर रही हूँ जहाँ पे सारे मोल फ्रैक्शन ए के हैं, तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए निकल के आएगा। मतलब आप खुद से सोचो, जहाँ पे सारे मोल फ्रैक्शन ए के हैं वहाँ किसकी वजह से प्रेशर लगेगा, वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, प्योर ए की वजह से ही तो हो रहा होगा। मतलब बी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा वेपर प्रेशर में, है ना। तो जहां से हम मूव कर रहे हैं वहां तक आपको जाके ये लिख देना है। मतलब अगर मैं बी के सारे मोल से ए के सारे मोल्स की तरफ जा रही हूं तो जहां सिर्फ ए के मोल्स हैं वहां प्रेशर केवल ए की वजह से होगा, पी नॉट ऑफ ए। और जहां ए से लेकर के मैं बी के पास आ रही हूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ओवरऑल बी के मोल्स हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी है, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो प्योर बी की वजह से है। यस मैम। एंड अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप एक इक्वेशन निकाल लोगे। इक्वेशन क्या होती है मैम, आपको मैंने बताया पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये क्या है मैम, जब आपने पूरे सोल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर निकाला, जब आपने पूरे सोल्यूशन का इस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला तो इन दोनों के बराबर आया था। यस मैम। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपने बोला पी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या आप डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दो अब तो, इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, है ना। एंड बी के लिए अगर मैं ये बात बोल रही हूं तो आप बोलोगे मैम इट इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। यस मैम। इन दोनों को उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। एंड यही आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनके सोल्यूशन के बराबर आ जाएगा। तो एक साइड आप मोल फ्रैक्शन लेते हो, एक साइड आप वेपर प्रेशर। यहाँ चलते टाइम आपने देखा मोल फ्रैक्शन बढ़े और ऊपर जाते टाइम वेपर प्रेशर बढ़ा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। आप आइडियल समझ गए हो, नॉन आइडियल में कुछ नहीं करना, इसी ग्राफ में वापस भी आने वाले भी, ठीक है। चलो नॉन आइडियल में आते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या कहते हैं, ये कहते हैं यार हम नहीं फॉलो करते राउल्ट्स लॉ को, ना हम ना करवे वाला काम है इनका, सो दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब जितनी भी आइडियल की कंडीशंस है
उसमें क्या होगा, जैसे आइडियल में क्या था मैम, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो था, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो था, है ना, उसमें राउल्ट्स लॉ को वो ओबे कर रहे थे, ये उनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं। अब आप सोचिए अगर उनका डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो था तो इनका कितना होगा मैम, नॉन आइडियल है ना मैम, जीरो तो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो मतलब जीरो से या तो कुछ ज्यादा होगा या तो कुछ कम होगा। एंड इसी के बेसिस पे दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं यानी कि जो ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज दिखाते हैं, एंड दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं यानी कि लेस देन जीरो वाली डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, ऐसे सोल्यूशन जो ओबे ही नहीं करेंगे हमारे राउल्ट्स लॉ को, इसे ही आप बोलते हो नॉन आइडियल सोल्यूशन। सच सॉल्यूशंस डू नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, यानी कि जो आप आइडियल में पढ़ के आए हो ना, ये वो कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं। यस मैम, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन अगेन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। बहुत ध्यान सुनना क्योंकि ये आपके बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो यस ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ऑफ कोर्स पॉजिटिव मतलब मैम ग्रेटर देन जीरो कर दो सारी वैल्यूज, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, इनका डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। ठीक, तो ये तो एक बेसिक कंडीशन हो गई। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, इसका जो सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर आता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी कि जो आइडियल सोल्यूशन में एक इक्वेशन लिखी थी ना, पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा है, पी नॉट बी जीटा बी। पॉजिटिव डेविएशन कहता है कि मैं पी ऑफ एस की वैल्यू ज्यादा लाता हूं, और नेगेटिव डेविएशन जब हम देखते हैं तो वो कम वैल्यू लेके आ रहा होता है। चलो, तो यहां तक की बात भी बहुत बेसिक थी, लेकिन इसका एक क्वेश्चन जिससे आपको फंसाने की कोशिश की जाती है वो एक ये होता है इनके मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन। ठीक है, तो मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है जैसे आपको लर्न करना है, बहुत ध्यान सुनना। आइडियल में क्या था, इंडिविजुअली ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर था जब ए और बी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे उसके। पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से बेटा जो ए और ए एंड बी और बी में इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला मैम ने, पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल का होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हेन दे मीट टुगेदर। समझे, मतलब ए के बीच में जब मैंने ऐसे ए के पार्टिकल्स ले लिए, ए के पार्टिकल्स एंड बी और बी के पार्टिकल्स ले लिए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ग्रेटर था जब हमने ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है पॉजिटिव की। एंड नेगेटिव का क्या मतलब है, जब ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा एंड बी और बी का हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा, तो वो कुछ कम निकल के आ गया ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वापस एक बार रिपीट करूं, अगर मैंने इंडिविजुअली ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने बैठ गई मैं और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा कि इनमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर वो बराबर आ गया जब मैंने दोनों को मिला दिया ए और बी के, तो आइडियल सोल्यूशन। एंड अगर इंडिविजुअल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू टुगेदर when they are together mixed, है ना, ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आप बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एंड अगर इसी ए और ए का अट्रैक्शन बी और बी का अट्रैक्शन कम आ गया ए और बी के अट्रैक्शन से, तो उसे आप बोलते हो, एक सेकेंड, हाँ, जब ए और ए का और बी का अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो आप बोलते हो आइडियल सोल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन। एंड अगर यही ए और ए का अट्रैक्शन एंड बी और बी का अट्रैक्शन कम आ गया तो आप बोलते हो कि ये है आपका नॉन आइडियल की नेगेटिव कंडीशन। ए और ए का खुद का इंडिविजुअल जब अट्रैक्शन देख रहे थे वो ज्यादा आ गया ए और बी से, ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर ए और ए का अट्रैक्शन बी और बी का इंटरैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं और वो कम आ गया तो आप उसको बोलते हो वो है नॉन आइडियल की नेगेटिव कंडीशन। ठीक है, तो ये नॉन आइडियल की कुछ कंडीशन हो गई। अच्छा, नॉन आइडियल की दो कंडीशंस और होती हैं जो कई बुक्स में नहीं लिखी होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप इनका डेल्टा एस मिक्सिंग निकालते हो, है ना, एस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज। जब आप एंट्रोपी मिक्सिंग निकालते हो दोनों की ग्रेटर देन जीरो आती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की ग्रेटर देन जीरो आती है। एंड इसी का जब आप गिब्स मिक्सिंग निकालते हो, गिब्स एनर्जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग, एंट्रोपी मतलब वहाँ पे डिसऑर्डरनेस था और डेल्टा जी मतलब स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करेगा, तो ये जो आता है ये लेस देन जीरो के बराबर आता है दोनों में ही। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग दोनों में पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग वहाँ पे थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे थोड़ी कम वैल्यू आती है। ठीक है, बस बाकी वरना ये कंडीशंस भी आप नोट कर लेना कि ये सिमिलर होता है नॉन आइडियल में। ठीक है, दोनों में ही एंट्रोपी का चेंज यानी कि डिसऑर्डरनेस निकालते हो तो वो ग्रेटर देन जीरो आता है, एंड स्पॉन्टेनिटी यानी कि गिब्स एनर्जी निकालते हो तो दोनों में ही लेस देन जीरो आता है। तो ये सारी कंडीशंस आपकी नॉन आइडियल की थी। नॉन आइडियल का अगर मैं ग्राफ बताऊं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो आइडियल का पढ़ा है, जो आइडियल का ग्राफ पढ़ा है ये इसको अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में लेके जा रहे हो तो इससे जस्ट ऊपर ले आओ इसको, ये तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन। एंड अगर मैं बोलूं कि मैंने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाया था एंड जो हमारी
जो हमारा दूसरा ग्राफ आया नॉन आइडियल का, वो कैसा है कि नीचे वैल्यूज आ रही हैं, ग्राफ को नीचे कर्व करके ले गए, यानी कर्व का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये क्यों आ रहा है ये समझ रहे हो। ऑब्वियसली कम वैल्यूज आ रही थी ना नेगेटिव में, लेस देन जीरो वाली वैल्यूज आ रही, तो नीचे आ रही होंगी वैल्यूज, तो ये हो गया आपका नॉन आइडियल का ग्राफ। तो आइडियल को आपने क्या किया, ड्रॉ किया, फिर नॉन आइडियल में पॉजिटिव के लिए ऊपर उसी को ग्राफ ड्रॉ कर दिया एंड नेगेटिव के लिए उसी को नीचे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो इनके ग्राफ्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट, आईआईटी, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, वो पूछा गया है एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या फिर एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। ये एग्जांपल्स बाय हार्ट लर्न करके जाना, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जाता है, और मतलब यू कैन से ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जा रहा है, हर एक ऑल्टरनेटिव एग्जाम में ये चीज आ ही रही है हर बार। जेई एडवांस में आ चुका है, जेई में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें एक बार लर्न जरूर करना। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं आइडियल सोल्यूशन के, जिनमें पहला आता है हमारे पास एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, दूसरा आता है हमारे पास बेंजीन और टॉलीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल्स किसके बेसिस पे, आइडियल सोल्यूशन, यानी कि जो जिनका हम बोल रहे होंगे कि यार जब डेल्टा एच मिक्सिंग निकाल रहे हैं ना तो वो जीरो आ रहा है ना, किसी भी एक सिचुएशन के बेसिस पे हो सकता है। डेल्टा वी मिक्सिंग है ना, डेल्टा वी मिक्सिंग ले लो, डेल्टा एस मिक्सिंग ले लो, है ना, ये सब के सब जीरो के बराबर आ रहे होंगे यहाँ पे। यस मैम। साथ ही साथ यहाँ पे जो ए और ए का इंटरैक्शन होगा और बी का इंटरैक्शन होगा वो इक्वल होगा ए और बी के इंटरैक्शन से। ये सारी कंडीशंस मैच कर रही होंगी एंड आपने बोल दिया कि ये है हमारे आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, यस मैम। नॉन आइडियल के 2 टाइप के एग्जांपल्स होंगे ऑफ कोर्स, एक पॉजिटिव डेविएशन जो दिखाएंगे और एक नेगेटिव डेविएशन। अगेन 1 मार्किंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पहला एग्जांपल होता है आपके पास इथेनॉल एंड एसीटोन का, इथेनॉल एंड एसीटोन। दूसरा होता है आपके पास इथेनॉल और वाटर के साथ रिएक्शन, जिसे आप अल्कोहल प्लस वाटर भी कई बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। बेटा ये भी याद कर लेना बहुत अच्छे से, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट होता है आपके पास बेटा बेंजीन एंड मिथेनॉल, और लास्ट होता है एसीटोन एंड बेंजीन। ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। फिर हमारे पास आता है एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये क्या होता है, नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन। इसका क्या एग्जांपल होगा, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड एनालिन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन, एंड साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। स्क्रीनशॉट लेके 2 मिनट का पॉज लेके लर्न जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नीट का क्वेश्चन करेंगे, एक जेई का क्वेश्चन करेंगे, एक होमवर्क दूंगी मैं आपको एंड देन सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, चलो भाई चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इफ क्वेश्चन कह रहा है इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद दिस ग्राम ऑफ टॉलीन, है ना। तो हमारे पास कुछ बेंजीन का मास गिवन है एंड कुछ टॉलीन का मास गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, बेंजीन का मास गिवन है, मास ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन को मैं बी से डिनोट कर दूं हर बार, बेंजीन को मैं बी से डिनोट करूंगी एंड टॉलीन को मैं टी से डिनोट कर दूंगी। ठीक है, तो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.78 ग्राम्स गिवन है ना। इसी के साथ साथ आपको मास ऑफ टॉलीन गिवन है विच इज 0.92 ग्राम्स, है ना, 0.92 ग्राम्स। यस मैम। फिर आपको निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है पी ऑफ ए कितना होगा, ए को आप बेंजीन बोल रहे हैं ना, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा एंड बेंजीन का पार्शियल वेपर कितना होगा एंड टॉलीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ सेकंड में आपको टोटल वेपर प्रेशर भी पूछा गया है। गिवन आपको क्या है, पी नॉट ऑफ बेंजीन एंड पी नॉट ऑफ टॉलीन गिवन है। फॉर्मूला तो आपको समझ ही आ गया होगा अभी तक, क्या लगेगा, पहला फॉर्मूला आपके पास लग रहा होगा पी ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दूसरा लगेगा पी ऑफ टॉलीन इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ टॉलीन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन। ये आपके 2 फॉर्मुलाज लग रहे होंगे। यस मैम। अब देखो इस फॉर्मुलाज के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कहानी देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों में निकालना है, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले बेंजीन निकाल लो। देखो इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं अभी। मास ऑफ टॉलीन आपको गिवन है, पॉज करके कोशिश करना कि आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो। 0.92 ग्राम। हर क्वेश्चन में ट्राई किया करो बेटा कि आप खुद से पहले सॉल्व कर लो, फिर मैम का क्वेश्चन, मैम का सोल्यूशन देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं पहले, क्योंकि ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये तो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे टी लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी
ठीक है, क्योंकि हम बेंजीन और टॉलिन ले रहे हैं तो बी और टी ही ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं निकालती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि जिसको आप बोल रहे हो क्या, बेंजीन। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने हैं ना, तो गिवन मास रख दो बेंजीन का, गिवन मास रख दो बेंजीन का अपॉन मोलर मास, या जिसे आप मोलिकुलर मास भी बोलते हो बेंजीन का, ठीक है, वो रख दो मैम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे हम बेंजीन, कितना मास गिवन है 0.78। मोलर मास कितना होता है बेंजीन, क्या होता है C6H6, कितना आ जाएगा 12 इंटू 6 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा 78, है ना, तो आएगा आपका 78 ग्राम्स, ठीक है मैम, ठीक है, मोल पर ग्राम में, है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन निकालिए मैम, मास ऑफ टॉलिन जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टॉलिन, है ना, इसे कई जगह वेट ऑफ टॉलिन लिख दोगे, है ना, W के फॉर्म में शो कर सकते हो, दोनों ही एक ही बात होती है, वेट और मास आप केमिस्ट्री में सेम मान के चलते हो। चलो भाई, तो कितना आ जाएगा मोल्स, सबसे पहले आपको मास गिवन ऑफ टॉलिन कितना है 0.92 ग्राम डिवाइडेड बाय टॉलिन, क्या होता है बेटा, टॉलिन होता है जब बेंजीन में आप डायरेक्टली CH3 अटैच करते हो, यानी कि C6H5CH3, ये होता है आपका टॉलिन, C6H5CH3, यस मैम। कार्बन कितना होता है 12 6 72, हाइड्रोजन कितना होता है 5, कार्बन अगेन आया है 12, हाइड्रोजन आया है 3, चेक करो कितना मोलर मास है 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी 7 8 9 92 ग्राम्स, ठीक है, 92 ग्राम पर मोल, 92, ठीक है, यस मैम। पॉइंट हटाओगे, है ना, ये कैंसिल करोगे, पॉइंट हटाओगे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 100, है ना, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे पॉइंट हटाने के बाद, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.01, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ऊपर 2 0 लग जाएंगी, यस मैम, इसका भी आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो चीज़ें कितनी ईजी हो गई, अब तो भाई बहुत ही आसान, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना है का मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा लिया है इसमें, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा, अब होगा P ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। P ऑफ बेंजीन बेटा कैसे निकलेगा, P ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ बेंजीन आपको गिवन है 400 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना निकल गया है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, अच्छा मैं टोटल डायरेक्टली बताऊं तो कितना आएगा 0.02, है ना, प्लस कर दोगे तो 0.02, यस मैम। इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 2 जा, तो P ऑफ B निकल के आएगा आपका 200, ठीक है, कितना निकल के आएगा 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं सॉल्व करूंगी P नॉट ऑफ टॉलिन तो कितना आएगा मैम, आएगा सॉरी P ऑफ टॉलिन अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो आएगा P नॉट ऑफ टॉलिन डिवाइडेड बाय इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, है ना, यस मैम। तो चलो भाई सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या बचा, अब तो कुछ नहीं करना है भाई, बताया था ना। तो कितना गिवन है इसका 200 गिवन है, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ 200 गिवन है इनटू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं कुछ लिख जाती हूँ उधर दिख ही नहीं रहा होता। मोल फ्रैक्शन कितना है टॉलिन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, अच्छा दोनों का सेम ही आया था तो 0.01 अपॉन 0.02 कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट और 200 जा, तो P ऑफ टॉलिन कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल्स टू 100 mm ऑफ Hg। ये आपके दो आंसर्स आएंगे, 1 एंड 2, ये आपके दो आंसर्स आएंगे। चलो भाई, तो आपको आंसर मिल गया, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, है ना, ये दोनों आंसर्स आ गए, ये दोनों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, आंसर फॉर पार्ट 1 का, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे थे बेटा, टोटल निकालना है, तो चलो भाई इजी है, P ऑफ टोटल निकालना है, तो P ऑफ बेंजीन प्लस P ऑफ टॉलिन रख देना, तो 200 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 300 mm ऑफ Hg, है ना, यूनिट जो गिवन थी उसी के टर्म्स में रख दिया, ये आपका आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर 2 आ जाएगा। चलो भाई, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर नहीं करने आए हो यहाँ पे, क्लियर मतलब KILIAR, क्लियर करने आया हो भाई मैम के पास, मतलब कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर नहीं करना है, ऐसे क्लियर करके जाओ कि इसके बाद आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ये टॉपिक, है ना। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था बोर्ड्स लेवल का, एक क्वेश्चन आपके जेई में पूछा जाता है, ठीक है। हम बहुत हाई लेवल का तो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में नहीं जा रहे, बट स्टिल आपके कॉम्पिटिशन में अगर पूछा जा रहा है तो उसका लेवल चाहे जो हो, बस वो कॉम्पिटिशन में पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। नाउ इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर के टर्म्स में आपको निकालना है, फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज, आपको कैलकुलेट करना है, और आपको कुछ गिवन भी है यहाँ पे।
तो 18 ग्राम ग्लूकोज को आपने मिला दिया 178.2 ग्राम ऑफ वाटर में। तो समझ में आ गया कि ग्लूकोज का मास गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज मुझे गिवन है कितना 18 ग्राम, ठीक है, एंड मास ऑफ वाटर मुझे गिवन है 178.2 ग्राम। ये दो चीजें हमें गिवन दिख रही है। यस मैम, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर मुझे बताना है इस सोल्यूशन का, ठीक है, टॉर के टर्म्स में। और वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ऑफ वाटर भी हमें गिवन है, पी नॉट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 760 टॉर। ठीक, तो यूनिट तो चेंज करनी नहीं, टॉर के टर्म्स में ही निकालना है, तो उसी में डायरेक्ट रखते जाओगे आप, ठीक है। यस मैम, तो हमें समझ में आ गया करना क्या। देखो सिंपल सी बात है, सब कुछ गिवन है, पी ऑफ वाटर निकालना है, पी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ डब्ल्यू और मोल फ्रैक्शन ऑफ डब्ल्यू। इसको कई लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर पढ़ा होगा उस फॉर्मूले से भी रख सकते हो, बट ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये आपका फॉर्मूला है। यस मैम, तो P ऑफ W इज इक्वल्स टू P नॉट आपको गिवन है 760 टॉर इनटू मोल फ्रैक्शन। बेटा क्या होता है, अभी भी मैम ने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज, ठीक है। निकाल लो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर चाहो तो, है ना, अलग से निकाल लो या इसी में रख दो, डायरेक्ट रख दूं, चलो अलग से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। वाटर का गिवन मास कितना है 178.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18 निकल के आता है ना 18। तो यहाँ से कुछ 9.9 करके आपकी वैल्यू आएगी। फिर आप, अच्छा मोल फ्रैक्शन है तो इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, सो देयर इज नो यूनिट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालोगे 9.9 मोल कुछ आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है ग्लूकोज का, गिवन मास ग्लूकोज का 18 है, मोलर मास निकालोगे 180 निकल के आएगा, C6H12O6 रख के देख लेना 180 आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/10 आ गया ये तो, है ना, यानी कि 0.1 के बराबर आ गया। यस मैम, तो मुझे यहाँ से दो वैल्यूज ये मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की। रख दो उठा के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया 9.9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसको डायरेक्ट कर दूं, 10 रख देती हूँ ऊपर, ठीक है। इसको ओवरऑल करके 10 रख दे रही हूँ मैं। क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। P ऑफ W इज इक्वल्स टू 76 इंटू 9.9, ठीक है। अब इसे आप चेक कर लेना बेटा, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना, ये अराउंड बी ऑप्शन के बराबर आ रहा होगा, अराउंड, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ। तो ये आपका जो P ऑफ W निकल के आएगा ना, किसके बराबर आएगा 752.4, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा टॉर के टर्म्स में, तो टॉर इज द यूनिट, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। बहुत लोग कहते हैं मैम इजी क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन, बट कहाँ पूछ रहे हैं, जेई में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है, अगेन आई एम सेइंग डजंट मैटर, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है, इट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ वेटेज है, इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगेन आई वांट टू से कि इसको आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते थे, जिसमें आप करते P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, चलता, बट ये ज्यादा इजी तरीका होता है, तो आप इससे कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि नीट में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो नीट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका, ऑप्शंस थोड़े से चेंज थे, बल्कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो सेम ही था। तो ये सेम क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में पूछा जा चुका था, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का लेवल आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब आप या तो लर्न करके गए होगे, एक तो तरीका है जो कि मैम ने आपको बोल दिया करके जाना ही जाना है, लर्न करके जाइए, एग्जांपल्स क्या क्या है ना। तो एग्जांपल्स देखने के बाद आप डायरेक्ट एक तो करेक्ट आंसर कर लो ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि आपको याद होगा। अदरवाइज मैं आपको रीजन सबका बता देती हूँ, चलो ठीक है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा मिक्सचर है इन चारों में से जो कि शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से। तो हमें पता है कि जो हमारा इथिलीन जो अपना CH3 होल ट्वाइस CO प्रेजेंट है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ये जो अपना एग्जांपल्स था, ये अपना पॉजिटिव डेविएशन दिखाता था राउल्ट्स लॉ से। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी था, राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें से एक था हमारे पास एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो वही एक एग्जाम्पल हो गया हमारा एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन कहाँ गया, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। यस मैम, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को समझते हैं, बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हुए। तो चलो मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा हमें इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, ठीक है। चलो भाई, तो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ कि हमने एसीटोन और एनिलीन जब लिया, तो हमें पता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, बट उसका रीजन भी आप समझ लो अगर जानना चाहो। रीजन अगर आप जानना चाहोगे तो बेटा, जब मैं एसीटोन कैसा दिखता है, CH3C
COCH3 CH3 है ना, यही होता है 3 कार्बन वाला कीटोन। इसको आप रिएक्ट करा रहे हो एनालिन से, है ना। एनालिन कैसे दिखता है, C6H5, ऑफ कोर्स ये बेंजीन की रिंग होती है ना। इससे लगा होता है N, फिर H2, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब इसका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है यहाँ पे शुरू हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे स्टार्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मतलब इन दोनों के मिलने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ज्यादा आ रहा है इनके इंडिविजुअल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एंड जब मैंने ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकाला तो वो किसके कैसा आया, ज्यादा आया, जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे। अगर ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आता है, ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आता है ए और बी से, तो कैसा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। कैसा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। तो ये अपना नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलर बेटा सेम कहानी यहाँ पे लग रही है, सेम कहानी यहाँ पे लग रही है, ये भी सेम कहानी बनाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें भी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, इसमें भी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसकी बॉन्डिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे भी ए और बी का जो इंटरैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा ए के इंटरैक्शन और बी के इंटरैक्शन से। तो ये भी आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कहानी हो गई, एक तो ये कहानी हो गई। तभी मैंने बोलता वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर आप क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को देखोगे तो इनमें लगता है स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से यहाँ पे भी सेम कहानी होगी कि ये दिखाएंगे नेगेटिव डेविएशन। मतलब ये समझे आप, तीनों में ही क्या हो रहा है, जो ए और ए का इंटरैक्शन है एंड बी और बी का इंटरैक्शन है वो कम आ रहा है अपना ए और बी के इंटरैक्शन से। बस रीजन क्या है, दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है स्ट्रॉन्ग वाली और एक में लग रहा है स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स, ठीक है मैम। मैम इसमें नहीं लग रहा था क्या? नहीं, इसमें अगर आप ए और ए का इंटरैक्शन निकालोगे एंड बी और बी का इंटरैक्शन निकालोगे तो इंडिविजुअली इनका इंटरैक्शन ज्यादा आता है ए और बी से, एंड दैट इज द रीजन, वो अपना एग्जांपल होता है। इसके कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है कि ये दोनों ना स्केपेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्केपेबल, हाईली स्केपेबल होते हैं, इजिली वेपराइज हो सकते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि अगर वो इजिली वेपराइज हो सकते हैं, इसका बेसिक मतलब हो गया कि इनके जो साथ में मिलने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम आ गया एज कंपेयर टू ए और ए के एंड बी और बी से, है ना। साथ में मिलने पे कुछ वेपर प्रेशर कम होगा, तभी तो इजीली स्केप हो रहा है ये। तो ये भी इसका एक रीजन होता है, तो वो हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इसका ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन थी, अगर आप चाहो तो ऐसे कर लेना। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो मैं हमेशा ये इसको सजेस्ट करूंगी, एग्जांपल्स को लर्न करके जरूर जाओ, क्योंकि 1 मार्किंग में इतना टाइम ले लेगा, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। सो यस, चलो भाई, एक होमवर्क क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन है आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं ये भी आपके नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिक्सिंग डेल्टा G 0 आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मिक्सिंग डेल्टा S 0 आता है, या फिर मिक्सिंग डेल्टा V 0 के बराबर नहीं होता, मिक्सिंग डेल्टा H 0 के बराबर होता है। मैं आपको ये भी बोल दूं इसमें भाई कि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। कहां पे बताना है मैम को, ये होमवर्क कहां पे चेक कराना है, कमेंट सेक्शन में। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना जरूर है, एंड जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका कमेंट मैं लाइक कर दूंगी, ठीक है। आई लाइक द कमेंट जिसका आंसर परफेक्टली करेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, नोट कर लेना एंड सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चलना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप नोट भी कर पाओ, ठीक है। तो यस भाई, दैट्स ऑल अबाउट राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर बता के जाना। फिलहाल के लिए इतना ही, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।